Hello friends, so today's topic is hypertension. Hypertension is also known as high blood pressure. So basically what is blood pressure? तो ब्लड प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द लेटरल वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। जब हमारा ब्लड फ्लो करता है तो वो ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और अगर वो ज़्यादा एक्सर्ट करता है तो उसे हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, मतलब हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं तो जो उसकी वैल्यूज़ आती हैं वो आती हैं सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जो रेंज है इट इज़ अबाउट 140 mmHg, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रेंज है इट विल बी मोर और इक्वल ऑफ 90 mmHg. Then our next slide is mmHg is the unit of hypertension. As we all know it is pressure, तो यूनिट जो लगेगी वो mmHg है, जो प्रेशर की यूनिट होती है। ये जो ब्लड प्रेशर होता है हम मेजर करते हैं, जो इसका इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। उसके अंदर एक बैरो रिसेप्टर लगा होता है जो कि प्रेशर की रेंज को मेजर करता है। तो नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन इज़ ऑफ 3 टाइप्स. बेसिकली दीज आर स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन. जब किसी भी एक पेशेंट को हाइपरटेंशन होता है तो वो उसको 3 स्टेजेस में होता है. पहले जो पेशेंट होता है वो प्री हाइपरटेंसिव होता है, जो कि मेजरली एसिम्टोमेटिक ही होता है, पेशेंट को पता भी नहीं चलता, कोई सिम्टम्स भी नहीं आते. सेकेंड इज़ हाइपरटेंशन स्टेज 1 एंड थर्ड इज़ हाइपरटेंशन स्टेज 2. हाइपरटेंशन स्टेज 1 सिस्टोलिक यूनिट है उसकी 140 to 159 mmHg एंड डायस्टोलिक इट इज़ 90 to 99 mmHg. हाइपरटेंशन स्टेज 2 की यूनिट्स हैं मोर और इक्वल टू 160 mmHg, डायस्टोलिक इट इज़ मोर और इक्वल टू 100 mmHg. तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो एज के साथ साथ उसकी रेंजेस भी बढ़ती चली जाती हैं. इन द ओल्ड एज अराउंड 50 to 55 ईयर्स के बाद जो रेंज होती है वो 5 mmHg का डिफरेंस लेकर आती है और बढ़ती चली जाती है. जैसे कि एग्जांपल, अगर कोई ओल्ड एज है और वो 50 प्लस है तो जो उसका ब्लड प्रेशर होगा नॉर्मल रेंज इन प्री हाइपरटेंसिव इट विल बी 125 to 135 mmHg. 5 का डिफरेंस आएगा. ओके, सो इसके और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. सो दोज 2 टाइप्स आर इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल. तो मोस्टली हम ये प्रेग्नेंट वुमेंस में लेते हैं जिसको हम गेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है कि मेजरली हम 12 वीक्स लेते हैं गेस्टेशन का. 12 वीक्स में अगर किसी को हाइपरटेंशन होता है और आफ्टर पार्चुरेशन अगर वो अपने आप चला जाए देन इट इज़ इसेंशियल हाइपरटेंशन, और अगर नहीं जाता देन इट इज़ नॉन इसेंशियल हाइपरटेंशन. तो इसके और भी बहुत सारे टाइप्स हैं जो आपको फर्दर स्लाइड्स में मिलेंगे. These are primary hypertension and secondary hypertension. प्राइमरी हाइपरटेंशन में क्या होता है, इसके अंदर हमें कॉज का पता नहीं होता. When the cause is unknown then it is primary hypertension, और अगर हमें कॉज पता हो then it is secondary hypertension. तो प्राइमरी हाइपरटेंशन में ऐसी क्या चीज़ होती हैं कि हमें कॉज का नहीं पता चलता, तो उसको हम मोस्टली बोलते हैं इटेरोजेनिक हाइपरटेंशन. इटेरोजेनिक हाइपरटेंशन में क्या होता है जिसमें मेजरली कॉज नहीं पता होता, और जैसे कि जो लोग बहुत ज़्यादा एलोपैथिक मिसयूज़ हो जाता है, किसी भी मेडिसिन का अगर मिसयूज़ हो जाता है और उसकी वजह से जब हाइपरटेंशन होता है तो उसे इडियोपैथिक हाइपरटेंशन भी बोलते हैं. सेकेंडरी हाइपरटेंशन में कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, तो दोज कैन बी कंजेनाइटल नैरोइंग ऑफ द अरोटा, रीनल डिजीज़, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स लाइक कशिंग सिंड्रोम. तो कशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, हमारा जो इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ एडर्नल. जब हमारा एडर्नल कॉर्टेक्स बहुत ज़्यादा एडर्नल कॉर्टेक्स जब कॉर्टिसोल रिलीज़ करता है तब कशिंग सिंड्रोम हो जाता है. इसके अंदर मून लाइक फेस हो जाता है, एब्डोमेन ब्लॉटेड हो जाता है. देन नेक्स्ट कॉज इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक ब्रेन ट्यूमर्स एंड हेड इंजरी. So these are the causes of secondary hypertension. Okay, then next is
pathophysiology of hypertension. So mainly there are four mechanisms through which hypertension is controlled in our body. These are sympathetic nervous system activities, activities of vascular endothelium, activities of renal system and activities of endocrine system. अब हम एक एक करके ये सारे देखेंगे. So first is sympathetic nervous system activities. When the blood pressure is decreasing, the activation of sympathetic nervous system will occur. The increased sympathetic nervous system activity increases the heart rate and cardiac contraction. So basically it is directly proportional. अगर sympathetic nervous system की activity increase होगी तो heart rate increase होगा and cardiac contraction होगा. अगर कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड पंप ज़्यादा होगा, ब्लड तेज़ प्रेशर से ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा. Then next is the increased the heart rate and the cardiac contraction produce vasoconstriction in the peripheral arterioles and promote the release of renin from the kidney. So basically this point is from the renin pathway, that is angiotensin pathway. The net effect of sympathetic nervous system activation is to increase the arterial blood pressure by increasing cardiac output and systemic vascular resistance. Then next is activities of vascular endothelium. So the vascular endothelium is a single layer that lines the blood vessels. बेसिकली ब्लड वेसल्स की 3 लेयर होती हैं. एक्टो लेयर मतलब एक्टोथीलियम, देन मिडिल लेयर एंड देन लास्ट इज एंडोथीलियम. तो जो एंडोथीलियम होती है वो सिंगल सेल होती है और उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बेरो रिसेप्टर्स बोलते हैं, जिनका काम क्या होता है प्रेशर को मेजर करना. और अगर प्रेशर अप डाउन है तो वो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल भेजती है. And this releases the vasopressin from the posterior pituitary. हमारा जो posterior pituitary है वो majorly 2 हार्मोन सिक्रीट करता है. One is oxytocin and another is vasopressin. So ये काम होता है हमारे एंडोथीलियम का और हमारी posterior pituitary का. It will produce vasoactive substance and growth factors like nitric acid, endothelin, etc. These substances are potent vasoconstrictor and causes increased blood pressure level. So जब हमारा blood pressure कम हो जाता है कैसे भी तो वो वेसोकंस्ट्रिक्ट करती हैं. क्या चीज़ें वेसोकंस्ट्रिक्ट करती हैं? जैसे कि ये नाइट्रिक एसिड, एंडोथीलियन, दीज आर वेसो एक्टिव सब्सटेंस. ये वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाते हैं और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेवल तक लेकर आते हैं. Now next pathway is about activities of renal system. So ये हमारा मेन पाथवे होता है. इसके अंदर क्या होता है जब हमारा ब्लड प्रेशर लो हो या हाई हो तो हमारी किडनी के अंदर एक सेल्स होते हैं जिन्हें हम JG सेल्स कहते हैं, दैट इज़ जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स. अब ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स बहुत और भी तरह के सेल्स अपने अंदर कंटेन करते हैं, लेकिस सेल्स, मैक्यूला डेंसा. सो ये सब JG अपैरेटस के अंदर आता है. इसके अंदर एक होता है प्रोरेनिन. जो प्रोरेनिन होता है वो एक्टिव होता है रेनिन में, एंड देन रेनिन एक्टिवेट्स दी एंजियोटेंसिनोजन जो कि एक हमारा इनएक्टिव सब्सटेंस है एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द लीवर. जब ये एक्टिव हो जाता है तो ये फिर एंजियोटेंसिन 1 को एक्टिवेट करता है एंड एंजियोटेंसिन 1 एक्टिवेट दी एंजियोटेंसिन 2. नाउ दीज एंजियोटेंसिन 2 आर प्रेजेंट इन दी लंग्स. बेसिकली ये सब एक लीवर में है, एक लंग्स में है. ऐसे कैसे होता है? तो ये सब एक्चुअली में ब्लड सर्कुलेशन जब हो रहा होता है तो ये सब ब्लड के अंदर हो रहा है. तो क्या होता है हमारा सो एंजियोटेंसिन 2 जो कि हमारे लीवर लंग्स में है, ये सब ब्लड सर्कुलेशन में एक्टिवेट हो जाते हैं. अब जब ये एक बार एक्टिवेट हो चुके हैं तो ये क्या करेंगे, हमारी जो किडनी में सोडियम एंड पोटेशियम का एक्सचेंज होता है जो कि एल्डोस्टेरोन के द्वारा होता है. एल्डोस्टेरोन विच इज़ रिलीज्ड बाय जोना ग्रैनुलोसा एड्रेनल के थ्रू जो रिलीज़ होता है. तो ये और पोटेशियम का रिटेंशन करवाएंगे.
जब हमारा ये सब रिटेंशन होगा और वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। वेसो कंस्ट्रिक्शन कैसे हो रहा है, वेसो एक्टिव सब्सटेंस रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है, और वेसोप्रेसिन रिलीज़ हो रहा है, वो क्या कर रहा है, रेनिन को प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर रहा है, देन रेनिन टू एंजियोटेंसिनोजन, और एंजियोटेंसिनोजन से फिर एंजियोटेंसिन 1, देन एंजियोटेंसिन 2, एंड देन एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, वो करता है Na एंड पोटेशियम रिटेंशन। और अगर रिटेंशन हो रहा है तो मतलब कि पानी, रिटेंशन का मतलब होता है कि पानी हमारी बॉडी से कम जाएगा एंड ब्लड प्रेशर विल बी मेंटेन्ड। तो ऐसे हमारा रेनिन हेल्प करता है टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर। देन नेक्स्ट इज एक्टिविटीज़ ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में भी वही एंजियोटेंसिन का रोल है। एडर्नल कॉर्टेक्स है इसके अंदर, एडर्नल कॉर्टेक्स के पास 3 सेल्स होते हैं। एक्चुअली मेजरली एडर्नल ग्लैंड के 2 हम मेजर टाइप्स बोलते हैं, एडर्नल म्यूड्यूला एंड एन एडर्नल कॉर्टेक्स। तो जो हाइपरटेंशन में पार्ट लेता है वो होता है मेजरली एडर्नल कॉर्टेक्स। इसके 3 लेयर्स होते हैं, जोना ग्रेनुलोसा, जोना फेसिकुलाटा एंड अनदर इज़ सेक्स जोन। जो सेक्स जोन होता है वो सेक्सुअल हार्मोन्स रिलीज़ करता है। जो जोना फेसिकुलाटा होता है, द वन रिलीजेस एल्डोस्टेरोन एंड द अनदर रिलीजेस कॉर्टिसोल। तो जो एल्डोस्टेरोन रिलीज़ कर रहा है उसका वापस से वही रोल होगा, ये सोडियम पोटेशियम का रिटेंशन करवाएगा। रिटेंशन हो गया तो ये रिटेंशन जो हो रहा है ये किडनी में हो रहा है, अगर रिटेंशन हो गया तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। Now, the aldosterone will stimulate the kidney to retain sodium and water, and thus the BP and cardiac output will get increased. तो जो हमारे ब्लड प्रेशर होता है अगर बहुत ज़्यादा इन हाइपरटेंसिव पेशेंट, जो सिम्टम्स आते हैं वो होते हैं हेडेक, डिजीनेस, सीवियर हेडेक, ब्लर्ड विजन, नोज़िया, वॉमिटिंग, फटीग, कन्फ्यूजन, एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस का मेजरली मतलब होता है नाक से खून आना। अब इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है विकेरियस मेंसुरेशन। अगर ये एक टर्म है विकेरियस मेंसुरेशन, इसके अंदर क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ब्लीडिंग होती है वो रेदर देन फ्रॉम द यूट्रस नाक से हो जाती है, तो इसे हम मेंसुरेशन, इसे हम विकेरियस मेंसेस बोलते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज कन्फ्यूजन एपिस्टेक्सिस। इट कैन ऑल्सो हैपन्स इन hypertension. Then next is chest pain, shortness of breath, irregular heartbeat. So these are the symptoms of hypertension. इसके अब हम मेजर कैसे करेंगे हमारा ब्लड प्रेशर, तो उसके अंदर क्या होता है, हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा स्फिग्नोमैनोमीटर, जो कि यूज़ होता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। स्फिग्नोमैनोमीटर के अंदर मरकरी होती है, आजकल डिजिटल भी आने लग गए हैं। मरकरी शुड बी यूज्ड वेरी केयरफुली बिकॉज इट कैन बी पॉइजनस टू। तो हम क्या करते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर को का जो हमारा जो स्क्रू है उसको अप करेंगे, देन क्यूबाइटल फोसा के ऊपर हम अपना रखते हैं स्टेथोस्कोप का डायफ्राम। तो जो उसका डायफ्राम होता है वो हम क्यूबिटल फोसा पे रखेंगे और पहले हम सुन लेंगे कि हमें पैल्पिटेशन सुनाई दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। उसके बाद हम उसे कान पे लगाएंगे और रेस करेंगे मरकरी को। जैसे जैसे मरकरी रेस होगी और जब हम उसे ड्रॉप करेंगे तो जिस रेंज पे आके हमें एक आवाज़ सुनाई देगी वो रेंज होती है सिस्टोलिक, और वो आवाज़ पूरे नीचे नीचे तक आती जाएगी, और जब हम उसको लूज़ करेंगे और जहाँ पे वो आवाज़ बंद होगी उसे हम डायस्टोलिक नापते हैं। तो दिस इज़ द वे हाउ वी मेजर द ब्लड प्रेशर। अगर हमारे पास स्टेथोस्कोप नहीं है तो हम सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं। और वो कैसे करते हैं कि हम रेडियल पल्स को हम देखेंगे, हम रेडियल पल्स को मेजर करेंगे, और जब हम अपना मरकरी अप करेंगे तो हम फील करेंगे कि रेडियल पल्स एक टाइम पे आके स्टॉप हो जाएगी। जहाँ पे रेडियल पल्स आके स्टॉप हो जाएगी वो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। बट वी कांट मेजर आर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर विदाउट स्टेथोस्कोप, उसके लिए हमें स्टेथोस्कोप की बहुत ज़रूरत होती है। सो दिस इज़ हाउ वी मेजर ब्लड प्रेशर। ये जो हाइपरटेंशन का पूरी स्लाइड्स हैं टॉपिक है, यू कैन रेफ़र दिस फ्रॉम हर्ष मोहन, इट इज़ वेल गिवन इन दैट।
So thank you. I hope you will all like this slides.